हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। बात करेंगे हम लोग मधुमक्खी पालन के बारे में। मधुमक्खियों के बारे में बात करेंगे कि इनका पालन पोषण कैसे किया जाता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे होता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो मधुमक्खी का मतलब होता है कि ये एक प्रकार का कीट के अंदर आता है। मधुमक्खी एक प्रकार का क्या हो जाता है, हमारा कीट होता है। अब बात ये आती है कि इन कीट के पालन के पीछे हमें जरूरत क्यों पड़ती है, हम इसकी पालन क्यों करेंगे। जनरली क्या होती है कि जो भी चीज हमें करना होता है तो कुछ ना कुछ हमें पहले फायदा निकालना पड़ता है कि भाई हम इसकी फायदा इसका काम क्यों करेंगे, हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, हम इससे कुछ फायदेमंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसी तरह से पहले आपको करना पड़ेगा कि मधुमक्खी, तो इस मधुमक्खी के पालन कर रहे हैं अगर आप, तो आपको इससे बेनिफिट क्या है, क्या फायदे आपके। तो मधुमक्खी का सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि आपको इनसे शहद की प्राप्ति होती है, और शहद विभिन्न प्रकार के कार्यों में उपयोगी होता है। तो शहद इनसे प्राप्त हो जाता है। इसके बाद इनसे आपको मोम प्राप्त हो जाता है। शहद का जो मोम होता है यह मोम प्राप्त हो जाता है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये औषधि के रूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। किसके रूप में इस्तेमाल होता है, औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अर्थात मेडिसिन के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब मेडिसिन के रूप में जब ज्यादा इस्तेमाल होगा तो कंफर्म है कि इनकी मार्केट में वैल्यूएशन ज्यादा बढ़ जाएगी, और उस कंडीशन में आपकी डिमांडेड रूप में ये बेचना आपको ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये हो जाती है कि जब आप मार्केट से खरीदते हैं तो प्योर मात्रा में आपको मधु जो होती है, शहद जो होती है, प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग तरह के आपका मिक्स करके ज्यादा फायदे के लिए, और आपको क्या करते हैं कि आपका जो शुद्ध आपका शहद है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो शुद्ध शहद चाहिए तो मधुमक्खी का पालन आपको करना पड़ेगा, या फिर मार्केट में आपको सप्लाई बेहतर करनी है तो मधुमक्खी का पालन आपको करना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि मधुमक्खी का अगर पालन आप करते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनके बारे में जानते हैं। कि मान लीजिए कि आपने माइंड सेटअप कर दिया कि मधुमक्खी पालन से हमें कमाना है। आपने माइंड सेटअप कर लिया कि हमें क्या करना है कि मधुमक्खी पालन से ही कमाना है। तो उस कंडीशन में पहले मधुमक्खी के बारे में समझना पड़ेगा। उससे भी बड़ी बात होगी कि यह बिजनेस का कौन सा सही मौसम होगा, उसके अकॉर्डिंग बात करना पड़ेगा। जैसे बिहार के लिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर का मंथ, अक्टूबर से लेकर दिसंबर का जो मंथ होता है ये ज्यादातर क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। ज्यादातर क्या होता है कि बेनिफिशियल होता है किसके लिए, मधुमक्खी पालन के लिए। इस समय मधुमक्खी की ज्यादा मात्रा, ज्यादा शहद हमें प्राप्त हो पाती है। तो बात ये आती है कि मधुमक्खी पालन का हमें अगर समय मिल गया, हमें मालूम चल गया कि कब हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में आप अपने खेतों में या फिर जहां पर भी जगह है वहां पर मधुमक्खी पालन के ऑप्शंस आप ढूंढने शुरू कर देते हैं। तो बात यह आती है कि हमें अगर समय का पता लग गया कि कब हमें पालन करना है, और हमें यह भी मालूम चल गया कि शहद के लिए, मोम के लिए हमें जरूरी भी है, तो और समय भी हमें पता चल गया, तब हमें बात आती है कि कौन से तरीके होंगे जिस तरीके के माध्यम से मधुमक्खी का बेहतर तरीके से पालन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मधुमक्खी पालन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो पहले यह जानना पड़ेगा कि मधुमक्खी पालन के अंदर किसका इंपोर्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि मधुमक्खी पालन में मेल भी होता है और फीमेल भी होते हैं। तो इसमें ज्यादा डोमिनेंस जो होता है वो फीमेल का होता है। ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रानी मधुमक्खी का होता है। ठीक है, यानी कि जो रानी मक्खी होती है इनका ज्यादा डिपेंडेंस रहता है इस पे, यानी कि ये पूरे को कंट्रोल करती है। जैसे हमारे फैमिली में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे पापा होते हैं, उसी तरह से इसके फैमिली मेंबर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रानी मक्खी होती है। मतलब कि फीमेल का एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, और पूरे मधुमक्खियों के साथ कैसे क्या करना है उसका आपका डिसीजन सिर्फ रानी मधुमक्खी लेती है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि मधुमक्खी अगर पालन करना है तो हमें क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या लेना हमें पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे हम लोग, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अगर मधुमक्खी का पालन करना है तो इनकी प्रकृति समझनी पड़ेगी कि किस तरह के मधुमक्खी होते हैं।
तो पहले आपको मधुमक्खियों की क्या करनी पड़ेगी, प्रकृति समझनी पड़ेगी। पहला नंबर, मधुमक्खी की प्रकृति, मधुमक्खी की प्रकृति समझनी पड़ेगी। मतलब कैसे होती है मधुमक्खी, इनके बारे में हमें पहले ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। कि आप मान लीजिए कि मधुमक्खी पकड़ने जाए, डंक मार दे आपको, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मधुमक्खी पालन करने गए, उनसे शहद निकालने गए और मालूम चला कि आप ही का हिसाब कर दिए वो लोग, तो भी प्रॉब्लम है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, मधुमक्खियों की प्रकृति समझनी पड़ेगी कि उनको रहने के लिए क्या चाहिए, उनको खाने के लिए क्या चाहिए, और उनसे हमें शहद किस रूप में अधिक से अधिक हमें प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद क्या, दूसरी अगर बात कीजिएगा तो मधुमक्खी का रहने का जगह, रहने का जगह, रहने का जगह मतलब कि वो छाता कहां बनाएगा, अपना छाता कहां बनाएगा, अर्थात क्या, अपना घर वो कहां बनाएगा, इसके लिए आपको जगह स्पेसिफिक करना पड़ेगा जहां पे वो बनाएगा। तीसरी बात क्या आपको, कि उसके अंदर आपको मधुमक्खी को पकड़ के रखना, मधुमक्खी को पकड़ के रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि छोटे मधुमक्खियों को लाकर और उस छाता के अंदर डालना, छाता के अंदर रखना, ये बड़ी बात होती है। क्योंकि जब वो अपनी स्वेच्छा से कहीं पे अगर छाता लगाते हैं तो अपनी पूरी व्यवस्था देखकर लगाते हैं, लेकिन आप जहां पर लगा रहे हैं घर, उसका कोई जरूरी नहीं कि वहां पर वो आके रुकेगा। तो उस कंडीशन में आपको अपने फायदे से करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मधुमक्खी को पकड़ के और अपने छाता में लाकर उसे रखना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये तीन बातें हो गई। अगर चौथे बात कीजिएगा तो हमें क्या करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के मौसम में कौन से मधुमक्खी ज्यादा सक्रिय रहते हैं, उन मधुमक्खियों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अर्थात कि विभिन्न मौसमों का ज्ञान होना। अब मान लीजिए कि हम क्या कर दे, स्टार्टअप कर दे जून के महीने में, स्टार्ट कर दे मई के महीने में, तो क्या हो जाएगा, मई जून के महीने में ज्यादा गर्मी पड़ती है। मई जून के महीने में क्या होती है, गर्मी का लेवल थोड़ा सा हाई होता है। अब जब गर्मी ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में तो आपको नए पौधे निकलते नहीं है। अब जब नए पौधे नहीं निकलते, फूल जब ज्यादा नहीं खिलेगी, तो उस कंडीशन में बताइए कि वो रस और मकरंद कहां से लाएगा, क्योंकि वो जो शहद आपको देता है वो तो मकरंद लेकर आता है फूलों से, तो वो आपको लाकर इकट्ठा करता है, अपना भोजन आगे के समय के लिए इकट्ठा करता है, और आप उस शहद का उपयोग अलग रूप में कर लेते हैं। तो मान लीजिए फूल खिलेंगे तब ना वहां से मकरंद चूस कर लाएगा और ला के अपने छाता में रखेगा। तो उस कंडीशन में आपको समय का ज्ञान होना चाहिए कि किस मौसम में, कौन सा ऐसा मौसम है जिस मौसम में सबसे ज्यादा अच्छे फूल खिलते हैं और सबसे ज्यादा मधुमक्खी क्या करते हैं जी, उसका उपयोग करते हैं। और जितना ज्यादा मधुमक्खी उसका उपयोग करेंगे उतना फायदे में आप रहेंगे, क्योंकि वह जितना ज्यादा वह पौधों पे बैठेगा, जितना ज्यादा पुष्पों पे बैठेगा, उतना ज्यादा मकरंद को चूसेगा, और उस जितना चूसेगा उतना वो लाकर आपको क्या करेगा, छाता के अंदर आपको देगा। तो समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद की बात होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अलग अलग मौसमों का ज्ञान होना चाहिए कि किस मौसम में मधुमक्खी सबसे बेहतर तरीके से कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद क्या आपका चौथा नंबर यह था। पांचवा नंबर क्या है कि अगर आपको आपका मधुमक्खी पालन स्टार्ट कर दिया और ये स्टोर भी कर दिए, तो उस कंडीशन के बाद जब अगर शहद बनती है या मोम बनती है, तो शहद और मोम का सही तरीके से भंडारण जरूरी है, नहीं तो आपका कुछ दिन में ये क्या हो जाएगा, खराब होने लगेगा। मान लीजिए कि आपने खूब अच्छा खासा उत्पादन कर लिया, अब इनका स्टोरेशन ही नहीं है और ये बाहरी मौसम की वजह से खराब होने लगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, उतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद क्या, ये शहद और मोम जो भंडारित किए हैं, इनका सही जगह से अच्छे मार्केट में डिस्पोज करना, अर्थात कि मार्केट में आप इसे अवेलेबल कराना, या जहां पे बेचना हो आपको पहले से उनसे टाई अप कर लेना, ये ज्यादा जरूरी होता है। मान लीजिए कि उत्पादन कर लिए, आप प्रोडक्शन के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन किया हुआ आप सेल नहीं कर पाएंगे, तो वो बेकार हो जाएगा, आपका मेहनत और पैसा दोनों समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये 6 बातें हैं, 6 बातों का ध्यान रख के हम क्या कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन पे कमांड
कर सकते हैं। एक और बात जो होती है कि मधुमक्खियों को जो पालने की जिस किताब में या जहां पर हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, अर्थात कि मधुमक्खी पालन कैसे होती है, इसको हम लोग एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एपी कल्चर। एग्जाम में क्वेश्चन बता देता है कि एपी कल्चर क्या है, तो ध्यान रखिएगा, एपी कल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खियों का पालन करना। क्लियर है आप लोग को? तो मधुमक्खी पालन कब करना है, कैसे करना है, इसकी क्रिया हो गई। अब बात आती है कि यहाँ पे यानी कि अपने इंडिया में जो बढ़िया आपका मधुमक्खी की प्रजाति हो कौन है, तो आपके इंडिया में जो बढ़िया प्रजाति है वो है आपका एपिस सेरना। एपिस सेरना आपके इंडिया की अच्छी प्रजाति है, जो मधुमक्खी आपका शहद होती है अच्छी मात्रा में देती है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन एपिस सेरना थोड़ी अच्छी प्रजाति है, यह ज्यादा शहद देती है। अब बात आती है कि हमने शहद प्राप्त कर लिया, ठीक है, और मोम भी प्राप्त कर लिया, औषधि के रूप में इस्तेमाल भी कर लिया। तो बात आती है क्या मधुमक्खी सिर्फ इन्हीं कार्यों के लिए कार्य करती है या इनसे और भी फायदे हैं? तो ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी जो होता है सिर्फ यही नहीं बल्कि अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यों में मदद करती है। तो विभिन्न प्रकार के कार्यों में क्या, तो ये परागण की क्रिया में मदद करती है। आपको मैंने बताया था कि जब पर परागण की क्रिया होती है तो पर परागण के क्रिया में बहुत सारे कीट, बहुत सारे मक्खियां उसका रोल करती है, उसमें उसकी मदद करती है। और उन मधुमक्खियों में मधुमक्खी भी उनमें से एक कीट है जो उसकी मदद करेगी। अर्थात क्या, शहद मोम के अलावा यह क्या करेगी जी, यह पर परागण की क्रिया में मदद करेगी। और इनके द्वारा जो परागण की क्रिया होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, कीट परागण के नाम से जानेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मधुमक्खी से क्या फायदे हैं या कीट परागण में मधुमक्खी कैसे रोल करती है। तो ध्यान रखिएगा कि जिस भी आपका क्या कहते हैं, जिस भी पौधे पर बैठेगा, जिस भी पुष्प पे बैठेगा, तो उनका जो निकेटर जो बाहर की तरफ निकला हुआ पॉइंट रहता है, जो सूड रहता है, उस सूड में परागकण चिपक जाते हैं और वो फिर निकल के दूसरे पुष्प में जाएगा। तो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाकर जो उनके सूड में चिपका हुआ जो मटेरियल है वह जाके यहाँ पे गिरेगा और उस कंडीशन में परागण की क्रिया होगी। और इस प्रकार की जो परागण होगी इसमें एक कीट मदद की, इसलिए इसे हमें कीट परागण के नाम से जानेंगे। क्लियर है आप लोग को? अर्थात क्या कि यह व्यवसायिक स्तर पे भी उपयोगी है, प्राकृतिक स्तर पे भी उपयोगी है। अगर व्यक्तिगत रूप से आप अगर मधुमक्खी पालन करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से भी यह फायदेमंद है। क्लियर है? तो मधुमक्खी पालन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे पालन की, अर्थात कि अब पशुपालन के अगले लेवल की बात कर लेते हैं। मधुमक्खी पालन के अलावा अब जानना हम लोग को मत्स्य पालन के बारे में। किसके बारे में अब जानेंगे? मत्स्य पालन के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, तो हमने स्टार्ट करेंगे मत्स्यिकी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मत्स्यिकी। अब नो डाउट इसके बारे में सभी कोई जानते होंगे कि मत्स्यिकी क्या होता है। मत्स्यिकी का मतलब होता है कि मछली का पालन। आप मछलियों को कैसे पाल सकते हैं, और जिस किताब में हम मछली पालन के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे नॉलेज प्राप्त करते हैं, इसे हम लोग पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब बात आती है कि अब पीसी कल्चर है या मत्स्यिकी है, इस मत्स्यिकी में हम लोग उत्पादन कैसे और क्या करते हैं। तो मत्स्यिकी में सीधे शब्दों में कहें तो हम लोग मछलियों का पालन करते हैं। किसकी पालन करते हैं? मछलियों का पालन व्यवसायिक स्तर पे करते हैं। किसके स्तर पे करते हैं? व्यवसायिक स्तर पे। एक होता है कि सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए करना, और एक होता है कि व्यवसायिक स्तर पे करना, कि हम इतना ज्यादा उत्पादन करेंगे कि दूसरे कंट्री को बेच सकते हैं, दूसरे राज्य को बेच सकते हैं, तो वह कहलाता। देखिए, तो इसका उपयोग क्या करते हैं? मछली व्यवसायिक स्तर पे करना मतलब क्या? आपको किसी भी तरह से पैसे की अर्निंग करनी है, मतलब पैसा चाहिए आपको। तो उस कंडीशन में जब पैसे के लिए आप अगर प्रोडक्शन करेंगे, इसका अपने अर्निंग के लिए अगर प्रोडक्शन करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा व्यवसायिक स्तर। तो अब बात आती है कि मछली लगभग जितने नॉन वेजिटेरियन है लगभग सभी मछलियां खाते होंगे। वेजिटेरियन 2-4% जो इंडिया में होंगे उसे इग्नोर करके हम लोग 2 मिनट के लिए चलते हैं, और 2 मिनट के लिए इग्नोर करके कहते हैं कि जनरली मछलियों का सेवन सभी कोई करते हैं।
अब मछलियों का सेवन सभी कोई करने के पीछे रीजन भी है, क्योंकि मछलियां से हमें अलग अलग प्रकार के विटामिन प्राप्त होती है, अलग अलग तरह के विटामिन हमें मिलते हैं, अलग प्रकार के पोषक तत्व हमें प्राप्त होती है, हमारे शरीर के अंदर आपका रोग निरोधी क्षमता का विकास होता है। ये बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो मछलियों से हमें प्राप्त होते हैं। तो उस कंडीशन में तो मछलियों का सेवन करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। और हमारे कोस्टल एरियाज में अगर बात करेंगे तो यह प्रमुख भोजन के रूप में भी इस्तेमाल होता है, प्रमुख भोजन के रूप में इस्तेमाल होता है। और अगर बात कीजिएगा हमारे देश में अगर कृषि के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर पैसे की स्रोत की अगर बात कीजिएगा तो मत्स्यिकी अपना प्रमुख योगदान वहां पर देता है, क्योंकि इंडिया में आपका लगभग प्रति वर्ष 4,000 करोड़ रुपए का मुनाफा सिर्फ आपको कौन देता है? मत्स्यिकी देता है। और सिर्फ गिने चुने राज्यों से मतलब क्या, ऐसे अगर राज्यों की बात कीजिएगा तो वेस्ट बंगाल आप अगर गलती से चले जाइए अगर कलकत्ता में, या गलती से चले जाइए पश्चिम बंगाल के किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है, प्योर वेजिटेरियन है, आप किसी भी होटल में अगर खाने जाना है आपको, तो आपको समझिए कि बहुत कम ऐसे चांसेस मिलेंगे जहां पे प्योर वेजिटेरियन कोई भी आपको होटल मिलेगा। अच्छा होटल या नॉर्मल रोड पे आपका साइड वाला होटल, किसी भी तरह के होटल्स में देख लीजिए, हर जगह आपको मछली की सेवा उपलब्ध मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बात कीजिए वेस्ट बंगाल के बाद कहां चले जाइए? उड़ीसा चले जाइए, आप कहां चले जाइए? केरला चले जाइए, ठीक है। इन सभी जगहों पे आपको क्या होगा कि ज्यादातर ये मछलियों का सेवन मिलता है। दरअसल सीधे शब्दों में कहें तो जितना भी आपके कोस्टल एरिया वाले हैं, कोस्टल एरिया मतलब कि समुद्र के किनारे वाले जितने भी राज्य हैं, लगभग सभी मत्स्यिकी पालन का उनका प्रमुख आय का स्रोत है। आय का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्र के आपके किनारे रहने वाले लोगों का, तो वो है आपका मत्स्यिकी। आप समझिए कि 12 समुद्री मील आपके इंडिया के जो क्षेत्र है वह पानी के अंदर समुद्र में 12 समुद्री मील या 12 न्यूट्रिक मील जिसे कहते हैं हम लोग, उतना जगह हमारे कब्जे में, 12 समुद्री मील। अब उस कंडीशन में आप वहां पर चाहे तो वहां पे आप जो मत्स्यिकी है उनका उपयोग कर सकते हैं, इनके लिए कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यह इंडिया का सार्वजनिक क्षेत्र है और सार्वजनिक क्षेत्र में सभी को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन कोस्टल एरियाज पर वो लोग अपना क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से मछली का क्या कहते हैं, मछली लाते हैं और मछली को आपको अलग अलग कंट्रियों में, अलग अलग राज्यों में भेजते हैं। आपके यहाँ पर बिहार, यूपी और दिल्ली में जितनी भी मछलियां आती हैं वो मछलियां क्या होती है, कहाँ की मछलियां? सब ये मछली आपके दिल्ली में थोड़े ना बन रही है, ये मछलियां बिहार में ज्यादातर थोड़े ना मिल रही है। ये मछलियां आपको क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होके आती है जितना भी कोस्टल एरियाज है उन एरिया से। अब क्या होती है कि मछलियों में भी वैरायटी होती है, अलग अलग तरह की मछलियां होती है। मछलियां में दो तरह की मछली मुख्य रूप से होती है, एक होती है लवणीय जल में रहने वाली, मतलब खारे जल में रहने वाली, और एक होती है जो मीठे जल में रहे। मतलब कि मछली तो दो तरह के हो गए आपके, यानी कि जो आपका समुद्र वाले पानी में रहेगा तो नमकीन वाला रहेगा, और जो मीठे जल मतलब जितने भी आपके पास नदी है, जितने भी आपके पास तालाब है, तो इन सभी की जितनी भी पानियां हैं वह सभी मीठा जल स्रोत कहलाती है। मीठा का मतलब टेस्ट मीठा नहीं होगा, मतलब जो नमकीन नहीं हो, जो स्वादहीन हो, उसे हम लोग मीठा जल कहेंगे। और लवणीय का मतलब जिसका क्या हो, लवण की मात्रा, जिसमें नमक की मात्रा हो, अर्थात उसे हम लोग क्या कहेंगे, लवणीय कहेंगे। तो लवणीय जल वाली आपकी और आपका मीठे जल वाली, तो ज्यादातर हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन होती है, मीठे जल वाली। जैसे आपका रोहू हो गया, कतला हो गया, तो ये सभी क्या हो गया, मीठे जल में अर्थात फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले मछलियां जिनका उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये तो हो गई कि मछली पालन के बारे में ब्रीफ की मछली पालन में क्या होता है। अब बात आती है कि मान लीजिए हमारा माइंड सेटअप हो गया कि अब हमें मछली पालन ही करनी है और उसी से पैसा कमाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम मछली पालन में क्या कर सकते हैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
अब देखिए मछली पालन मत्स्यिकी पालन के लिए आप कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए कि आपको इच्छा है कि भाई मछली पालन या मत्स्यिकी ही आपको करना है, तो मछली पालन के लिए आपके लिए आवश्यक सामग्री क्या होगी? मछली अगर पालन करनी है तो उनके लिए आपको क्या चाहिए? तो पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आपको कैसा मछली चाहिए। तो मान लीजिए कि आपको मीठे पानी का चाहिए, क्योंकि ये अवेलेबिलिटी है आपके पास, तो मीठे पानी का आपको क्या चाहिए? मछली चाहिए, और इन्हीं का आपको पेशा करना है। तो पहला नंबर काम क्या करना पड़ेगा? आपके लिए पानी का स्रोत होना चाहिए। किसका हमें चाहिए जी? पानी का स्रोत चाहिए। अब पानी का स्रोत कहने का मतलब, अब आपके पास क्या हो सकते हैं? अपना तालाब हो सकता है, तालाब आपको बनवाना पड़ेगा। मतलब ऐसी एरिया लंबी चौड़ी बनानी पड़ेगी जहां पे पानी रहे, क्योंकि मछली को रहने के लिए पानी तो चाहिए ना। तो ये क्या करना पड़ेगा? साफ सुथरी पानी की स्रोत बनानी पड़ेगी, तालाब या नदी या कोई भी हिस्सा जहां बनाना पड़ेगा जहां पे पानी इकट्ठा हो सके। दूसरा नंबर आपको क्या करना पड़ेगा? मछलियों के, या तो मछली के जो बच्चे हैं, छोटे जीरा मछली जो होती है, मछली के जो बच्चे होते हैं उसे हम लोग जीरा मछली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जीरा मछली के नाम से। तो या तो आपके पास जीरा मछली अवेलेबल हो, और नहीं तो अगर बड़े मछली हो तो उनका फिर शुक्राणु लेकर और अंडाणु के साथ निषेचन कराना पड़ेगा, क्योंकि इनके अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है वो तो बाह्य होती है। ये अंडाणु भी बाहर ही छोड़ते हैं, शुक्राणु भी बाहर ही, और निषेचन भी बाहर ही होता है, पानी के अंदर ही। तो कंडीशन आपके पास दोनों है, या तो आपके पास जीरा मछली की अवेलेबिलिटी है तो सही है, अगर जीरा मछली नहीं है तो आप क्या करना पड़ेगा? आपको निषेचन की क्रिया कृत्रिम तरीके से करानी पड़ेगी, निषेचन कराना पड़ेगा। अब ये कराते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मछली कैसा चाहिए? कम समय में तैयार होने वाला मछली क्या चाहिए आपको? जो कम समय में ज्यादा उत्पादन दे दे, ज्यादा जल्दी वृद्धि कर जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें अपनी जो वैरायटी होगी, अपने जो प्रकार जो चाहिए, जो मछलियां चाहिए, जैसे मार्केट में जिसकी डिमांड है सबसे ज्यादा, मान लीजिए कि आपको रोहू की डिमांड है तो रोहू मछली का आप जीरा लेंगे, कतला का डिमांड है तो कतला का लेंगे, प्यासी है तो प्यासी का लेंगे। अलग अलग फॉर्म में बहुत सारे आपके क्या होते हैं? वैरायटी होते हैं। आपको क्या करना है? उसमें देखना है कि आपको कौन सा चाहिए, तो उसी का आपको जीरा मछली प्राप्त करनी है। और क्या करना है फिर याद नहीं तो उसको निषेचन कराना पड़ेगा। उसके बाद क्या चाहिए कि मछलियों का आहार, मछलियों का आहार या जो मछली होगी उनको भोजन देना। मछलियों का क्या देना हमें? भोजन। तो मछली का भोजन हमें क्या देना है? तो मछली को खाने के लिए कुछ ना सामग्री दीजिएगा ना। जब वो बड़े हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली छोटे वाले मछली को खाएंगे, लेकिन जब वो खुद ही छोटे हैं तो उस कंडीशन में बाहर से आपको भोजन और दाने जो होते हैं वह देने की आवश्यकता पड़ती है। भोजन का दाना के रूप में उसे देना जरूरी होता है। उसके बाद प्रॉपर तरीके से समय पर क्या करना पड़ेगा? इन आपका जो जल स्रोत है, जल स्रोत की साफ सफाई करानी पड़ेगी, साफ सफाई समय के अनुसार करानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद मछलियों की अगर देखिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉपर तरीके से दवा का छिड़काव कराना जरूरी हो जाएगा, दवा का छिड़काव भी जरूरी होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब मछलियों का स्लॉट निकले तो मछलियों का स्लॉट आपको मार्केट में अवेलेबल कराना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि मछलियों को ज्यादा देर तक आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? मछली का स्लॉट निकलने के बाद आपको मार्केट विजिट करना पड़ेगा। मछली स्लॉट अगर निकले तो उसके हिसाब से आपको मार्केट विजिट करके उसे देना पड़ेगा। और एक मछली का ग्रुप जो होगा उसे आपको उसी में रहने देना पड़ेगा, जिनसे निषेचन करा के आप अगली जो मटेरियल है वह तैयार कर सकते हैं। यह समय जो होता है कुल 3 से 4 मंथ में आपको अच्छे खासे पैसे देने का काम करता है। यह समय ज्यादा लंबा नहीं जाता है, 3 से 4 मंथ में अच्छे खासे आपको पैसे दे सकता है। ज्यादातर हमारे लोकल क्षेत्र में यह जब शादी विवाह या किसी भी तरह के जग प्रयोजन का समय होता है उस समय इनका मार्केट ज्यादा होता है, और उन समय ज्यादा प्रोडक्शन करने से आपको बेनिफिट ज्यादा होते हैं। और जनरली ये करोड़ों में, लाखों करोड़ों में फायदे की, मुनाफे की ये बात होती है, लेकिन आपको सही तरीके से करना और प्रॉपर तरीके से उनको देख रेख करना। कभी कभी क्या हो जाता है कि मौसम में टेम्परेचर ज्यादा होता है, उस कंडीशन में जो जीरा मछली डालते हैं वो मरना शुरू हो जाता है, तो उस समय प्रॉपर तरीके से आपको दवा डालना उसमें।
या फिर वो जो आपका एरिया है उस एरिया में किसी भी तरह से छांव अवेलेबल कराना, ये सारी जिम्मेवारी आपकी बन जाती है। इन सभी सुविधाओं को अगर देते हैं तो मत्स्यिकी आपके लिए वरदान साबित होगी और अच्छे खासे फायदे आप इनसे निकाल सकते हैं। आशा फ्रेंड्स मत्स्यिकी आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे पादप के अंदर प्रजनन की क्रिया कृत्रिम तरीके से कैसे होती है। तो आज हम लोगों ने 2 पॉइंट जाना, एक मत्स्यिकी का और दूसरा मधुमक्खी पालन का। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।